हेलो स्नेहाशीष घोष, गुड मॉर्निंग। ईशा सिंह, गुड मॉर्निंग। प्रतीक कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुशल शर्मा, गुड मॉर्निंग। प्रांजल, गुड मॉर्निंग। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। अक्षत गुप्त, राम राम साहब अक्षत जी। उत्कर्ष प्रताप सिंह राजावत जी, गुड मॉर्निंग। कौशल, गुड मॉर्निंग। राहुल, हार्दिक, सौमित्र राज, सबको गुड मॉर्निंग। कमलेश, ललित कुमार, उत्कर्ष सोनी, मुदित गुप्ता, मुदिता गुप्ता, ओके, अच्छा सॉरी मुदित गुप्ता, ओके मुदिता, समझ में आया। सोना सोनिक सिसोदिया, सहजप्रीत सिंह, ओए पंजाब चक दे फट्टे, गुड मॉर्निंग। ओए बढ़िया वाला लस्सी दा ग्लास। सानवी, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद नायक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अशोक, सिद्धार्थ कुमार, गुड मॉर्निंग। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। चलो सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। गगनदीप सिंह परमार, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष सोनी, गजब लिख दिया भाई तुम तो। श्री श्री 2020 विजय सर, जय श्री राम। नीरज नानवानी, जय श्री राम आपको भी। मिस्टर आईटी, नमस्ते सर, नमस्ते आपको भी। शौर्य राज, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग बोल दिया भाई। प्रशांत कुमार, गुड मॉर्निंग। अर्जुन कुमार, अभी तो हम जल्दी नहीं आए हैं अर्जुन कुमार, हम तो टाइम पे ही आए हैं, 10-20 पर समय था हमारा। स्नेहा दास जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको भी। समझ में आता है सब? अरे जवाब नहीं दिया, आवाज़ ही नहीं आई, जोर से बोलो। हाँ अब आई, चलो ठीक, वेरी गुड। श्रेयस नल्लेवार, गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग नल्लेवार। सुप्रभात सुधांशु जी, चटर्जी, सुप्रभात आदरणीय श्री श्री 1008 विशाल जोशी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पढ़ा दें, अब शुरू करें? सब आ जाओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट। वो एक बोल रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लो, अभी अभी क्लास छोड़े हैं। निकिता जी, गुड मॉर्निंग। दिवाकर जी, गुड मॉर्निंग। चलो एक बात बताओ, हाइड्रोलिसिस आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं किया? सच बताओ फटाफट। हाँ रिवाइज किया था? बोलो। अच्छा, हाइड्रोलिसिस जब रिवाइज किया तो उसका की पॉइंट क्या था बताओ? की पॉइंट ये था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का सेंट्रल एटम होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट एसिड बनेगा। क्लियर? अगला बताओ कि जो हाइड्रोलिसिस होगा उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? उसका पेरेंट ऑक्सी एसिड। क्या होगा बताओ? पेरेंट ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसके सेंट्रल एटम पर अटैक नहीं होता हाइड्रोलिसिस के दौरान। बताओ ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसके सेंट्रल एटम पर अटैक नहीं हो रहा था हाइड्रोलिसिस के दौरान। चलो बताओ फटाफट। राधिका मित्तल जी, वेरी गुड, सही जवाब। अरे वाह, वेरी गुड, खतरनाक फोड़ दिया बे। ओ भाई गजब, सबका आंसर सही है। NCl3। ये कौन है बे? RS अहमद। PCl3 नहीं था वो, NCl3 था। अरे NCl3 था, ये BCl3 कौन है नमूना? रोहित कुमार गुप्ता। ये 3 नाम है साले, फिर भी तुम्हारा गलत है। ये भी गलत है। कौन है NBR वाला? है कार्तिक धाकड़। NBR तो साला बताया भी नहीं बे। NCl3, वेरी गुड। अच्छा, अब एक सवाल उसने पूछा है, चलो अब शुरू करते हैं अब, ठीक है। नया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल है कि BF3, क्वेश्चन क्या है? BF3 अंडरगोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन व्हाई। सवाल क्या पूछा उसने कि BF3 अंडरगोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन व्हाई, कि BF3 पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्यों जाता है, आप ये बताओ, ठीक। तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो की पॉइंट लगाया। की पॉइंट ये है कि इस पर अटैक होगा तो यहां क्या बन जाएगा? देखो आप, बोरिक एसिड, क्योंकि आपने पढ़ा था कि
क्या पढ़ा था कि जब आप सेंट्रल एटम देखेंगे इसका तो +3 में होगा, और जो +3 में होगा वही उसका एसिड बनेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? बोरिक एसिड। अब ये क्या होता है कि जो बोरिक एसिड है, इसी बोरिक एसिड पर फर्दर अटैक कर देता है ये ये जो BF3 है, इस BF3 के बाद ये बना और HF बना, ये HF वापस इस पर अटैक करता है और अटैक करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, अब ये जो आपका बन गया HBF4, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। देखो आप जरा ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो बोरोन है उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल था एक, वो वैकेंट ऑर्बिटल फुल हो गया है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल भर गया है तो आप समझ सकते हो कि उसके पास अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन बताई थी कि लोन पेयर होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर लोन पेयर है, वाटर के पास लोन पेयर था, तो वो अपना लोन पेयर देने आता है किसको? जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां अगर आप देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको? पॉजिटिव चार्ज तो नजर आएगा, लेकिन यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट हो जाएगा। अगर ये वैकेंट ऑर्बिटल यहां पर एब्सेंट है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फिर ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। अब इसको बैलेंस करो, चलो बैलेंसिंग बताओ फटाफट, ट्राई करो। सईद खान, समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा? अभी बताते हैं दोबारा, ठीक है? पहले इसको बैलेंस करते हैं। अर्जुन बोल रहा है 1 3 1 3, यानी कि यहाँ मैं क्या करूँ? अर्जुन के हिसाब से 3, यहाँ 3, ठीक है? अब यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो यहाँ भी क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ कितना लाया बताओ? 3। अब जरा इसको काटो, अगर ये कट जाएगा कैंसिल आउट। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो 4 BF3 प्लस 3H2O बोरिक एसिड प्लस 3H BF4, और इसका ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने कहा था पार्शियल हाइड्रोलिसिस का एक मीनिंग होता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का एक मीनिंग होता है कि जितने मॉलिक्यूल आपने लिए हैं अगर उसके सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड हो गए तो एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अगर आपका जो है वो मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के 4 मॉलिक्यूल हैं या 3 मॉलिक्यूल हैं और उनमें से कोई एक ही मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है या 2 ही मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड हो रहे हैं, बाकी 2 मॉलिक्यूल नहीं हो पा रहे हैं हाइड्रोलाइज, तो इसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तीसरा मैंने बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो अपना ऑक्सीजन एसिड नहीं बना पा रहा है तो उसे भी क्या कहते हैं अपन? पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है? जैसे BCl3 और SbCl3 पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे कि मार्शल एसिड था, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होगा। इसी तरह से BF3 की बात करें तो BF3 हाइड्रोलाइज हो रहा है, 1 मोल बोरिक एसिड बन रहा है, बाकी जो 3 है वो 3 मोल आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है। अगर ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो है वो BF3 इस कॉम्प्लेक्स में आके रुक गया, यानी ये जो बोरोन है ये आगे हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे? ये हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। रीजन देंगे इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या देंगे? अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछेगा कि BF3 के हाइड्रोलाइज के प्रोडक्ट बताओ, तो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, समझ गए? एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। क्लियर? सबको? सईद खान, आपको जो समझ में नहीं आया वो डाउट लिखो फटाफट जल्दी से। अब इस पे जो भी डाउट है वो पूछो। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे करूं कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तब कमेंट मत लिखो, क्योंकि ना तो मैं देख पाऊंगा और मैं देख नहीं पाऊंगा तो सॉल्व भी नहीं होंगे। तो मैं आपको क्या करता हूं, जैसे लिखने के बाद 2 मिनट देता हूं कि भाई अब कोई डाउट हो तो पूछो, तो आप लिख दिया करो डाउट ताकि मैं देख भी सकूं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप डाउट लिख रहे हो, कमेंट लिख रहे हो, तो ऊपर चला गया।
ऊपर जाने के बाद मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि क्या पूछा है तुमने, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो आपके एक्सप्लेनेशन पर रहता है, और अगर मैं उसको पढ़ने लग जाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन गड़बड़ा जाएगा सारा। आपको समझ में आई मेरी बात? जो एग्री कर रहा है वो लिखो कि हाँ सर बिल्कुल, अब हम आपकी बात सुनेंगे। लिखने ऐसा लगता है साला टाइपिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तुम्हारा कंप्यूटर का एग्जाम है, जो स्पीड में टाइप करेगा साला उसको आईटी के अंदर फर्स्ट रैंक मिल जाएगा। इसलिए बोलते बोलते देखते देखते जो जल्दी टाइप करेगा वो एआईआर बनाएगा। हम इसका तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है क्या? ये आईटी नहीं है, ये आईटी है, यही आईटी है। अरे बुड़बको, समझ में आ रहा है का आईटी है? सुना करो, इसमें जो खाली है, इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसको हटा के ई भरना है। ई ई ई जब तक ये नहीं जाएगा आईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फोकस करो इस पर, ना कि उस टाइपिंग पर। समझ में आ रहा है सबको? यस, वेरी गुड। अब ये NCL3 BR3 वाले डाउट बाद में पूछे, करंट डाउट पर फोकस करें पहले। मैं आपसे लास्ट में बोल दूंगा 15 मिनट कि भैया जितने डाउट हो लिख दो तुम, तो मैं सारे डाउट सेशन ही ले लूंगा साला तुम्हारा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चित्रांगुर दिया फर्स्ट रैंक, ये फिर से नमूना ने गलत नाम लिख दिया। ये एक बंदा है जो अलग अलग कर रहा है गड़बड़। हो गया? चलिए अब देखो यहां पर, अब ये समझने के बाद पता है क्या होगा, हमें एक डाउट आएगा, और वो डाउट क्या आएगा कि सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो, क्यों BF3 के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें बुड़बक बना रहे हो? हम बोले कहा बुड़बक बना दिए बे? बोला सर एक बात बताओ, BCl3 अगर लेते हैं यहां पर, क्या बोला मैंने? BCl3 अगर लेते तो फिर BCl3 का भी तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी सेम HCl अटैक कर जाएगा और सेम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आंसर है नो। BCl3 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? BCl3 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाएगा। आप में से बताओ क्यों जाएगा, कोई बताओ जल्दी जल्दी। सवाल समझ में आया? सवाल यह है कि BCl3 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्यों जाएगा, जबकि ये पार्शियल में जा रहा है इस तरह से। वो कंप्लीट में क्यों जा रहा है, वो पार्शियल में क्यों नहीं जा रहा? बताओ। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर। देखो अगर आप BCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका पता है क्या बनेगा? एक तो बोरिक एसिड पढ़ाया भी था मैंने, और एक HCl। अब HCl अगर इस पर अटैक करता है तो BCl4- बनना चाहिए था, जबकि आपको मैंने पहले लेक्चर जब आपको करवाया था मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट वाला, तो उस मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट के अंदर क्या लिखवाया था याद करो? मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट में क्या लिखवाया था याद करो? मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट में ये लिखवाया था कि BCl4- डज नॉट एग्जिस्ट। ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ये तो बनता ही नहीं है, नेचर में है ही नहीं, तो ये बनता ही नहीं, तो ये अटैक करेगा इस पे तो बनेगा ही नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। इसलिए ये कंपाउंड बार बार BCl3 हाइड्रोलाइज हो सकता है, और BCl3 अगर हाइड्रोलाइज होगा तो क्या होगा? बोरिक एसिड बनाता जाएगा वो, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा ही नहीं ना। बताओ BCl3 वाला ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यस सर या नो सर, जल्दी से बोलो। ये समझ में आया एक्सप्लेनेशन? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल ऐसा कैसे कि SiF4, क्वेश्चन क्या है? SiF4 undergoes in partial hydrolysis। SiF4 undergoes in partial hydrolysis।
ठीक है, एक्सप्लेन वाई। क्या बोला जल्दी बताओ? SiF4 अंडरगोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन वाई। क्लियर? ये माय चॉइस डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसके थ्रू समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि जब मैं एक्सप्लेन करूं तब मत लिखना प्लीज। राधिका मित्तल जी, आपको क्या नहीं समझ में आया अपना डाउट लिखें प्लीज। माय चॉइस डाउट भी लिखें कि कहां पर अटक रहे हैं आप, प्लीज रिक्वेस्ट है, फटाफट से लिखें, मैं बता देता हूं। चलो मैं रुक गया, पहले उसी के बारे में डाउट पूछ लो जिसको जो जो समझ में नहीं आया। माय चॉइस नो सर लिखने से नहीं होगा, प्लीज उसमें लिखिए डाउट। राधिका मित्तल जी प्लीज लिखिए डाउट। राधिका जी क्या ABCl4 माइनस करके छोड़ दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। ये कार्तिक धाकड़, ये थोड़ी देर बाद पूछना। आई हैव डाउट NCl3 NBr3 NI3 में तो सेंट्रल एटम ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा सर। NCl3 में Cl पर अटैक हुआ था ना बेटा, और Cl पर जब अटैक हुआ था तो HOCl बना था। HOCl बना था तो HOCl क्या होता है? ऑक्सी एसिड। क्या होता है बेटा? ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड जो होता है, आप समझ गए ना, वही लास्ट प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि Cl पर +1 है और +1 वाला उसका ऑक्सी एसिड क्या होता है? HOCl। तो जो मैंने बताया आपको वो अच्छे से ध्यान रखें आप प्लीज। क्लियर सबको? आया ना? चलिए, राधिका मित्तल बोल रही हैं कि BCl4 माइनस वाई डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको ये वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, अभी आप जाकर के पुराना लेक्चर देखना, उसके अंदर मिलेगा आपको हाइड्रोलिसिस लेक्चर 1। हाइड्रोलिसिस लेक्चर 1 जब चालू करेंगे आप तो उसमें आएगा पहला टॉपिक मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि BCl4 माइनस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बोरोन पर 4 Cl आ जाते हैं बड़े बड़े ग्रुप, और 4 बड़े बड़े ग्रुप आने की वजह से उसके अंदर स्टेरिक रिपल्शन होने लगता है। स्टेरिक रिपल्शन अगर ज़्यादा होता है तो वाटर अटैक नहीं कर पाता। तो एक तो ये रीज़न है कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा, वो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि वो 4 Cl अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट का रीजन आप क्या देंगे? स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ चुके हैं बोरोन के पास। बोरोन मैक्सिमम 3 रख पा रहा था Cl वाले, इसलिए BCl3 बना पा रहा था, Bi3 बना पा रहा था, क्योंकि जब वो Bi3 बना रहा था तो उसमें एंगल 120 आ रहा था। 120 एंगल पर रिपल्शन नहीं आता है, बताया था आपको क्लास में भी। 109.5 डिग्री हो जाएगा BCl4 माइनस होगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल में आपको बताया था कि सेकंड पीरियड पे अगर थर्ड पीरियड आना शुरू हो गए बड़े बड़े ग्रुप तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई होप राधिका मित्तल जी आपको समझ में आ गया। तो मैं आगे कंटिन्यू करूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। चलिए, आज्ञा दे दी राधिका जी ने, अब आप पढ़ सकते हैं आगे। ओके, सवाल था कि SiF4 अंडरगोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोला? बोलो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो क्यों हो रहा है वो बताते हैं। तो यहां देखो आप SiOH4+, क्योंकि इस पर +4 है तो नो डाउट पहले आपका सिलिसिक एसिड बनेगा, और सिलिसिक एसिड के साथ यहाँ क्या बनेगा? HF। ये HF वापस इस पर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा H2SiF6। अब इसको बैलेंस करके बताओ जल्दी से फटाफट, चलो बैलेंस करो फटाफट, जल्दी से बैलेंस करो। आशीष कुमार का आया 1415, कृतिका 1415, 1414, आशीष, सोनाली का प्रथम समरिया 1414, 1414। देखते हैं जरा 1414 आ रहा है क्या। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 4 है, 4 होने के लिए यहाँ 4 आना पड़ेगा, आया ना। यहाँ पे भी फिर तो 4 आना पड़ेगा, आया ना। अब हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 4 और 4 8, तो यहाँ पर भी कितना आना पड़ेगा? 4। अब बैलेंस करें अगर तो फ्लोरीन कितने हो गए? 4 और 4 8, सॉरी
4 और 4 8, तो यहाँ आपका H2SiF6 से यहाँ कितना लगाऊं? अगर मैं 2 लगाऊं, सोचो 2 लगाता हूं तो कितने हो गए? तो बैलेंस यहाँ कितना आना पड़ेगा? 2 12 8 और 4 12, बैलेंस हो रहा है ये? हाँ है ना? अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अगर ये इससे कैंसिल हो रहा है तो आप देखो 3 SiF4 प्लस 4 H2O और ये मिलकर के आपका SiOH होल 4 प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ये होगा, देखो ये यहां माइनस, यहां माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बना इसका। ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब इस कॉम्प्लेक्स में जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के चारों तरफ F आगे खूब सारे, स्टेरिक क्राउडिंग आ गई है, तो क्या वाटर अटैक कर पाएगा? नहीं। ये कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, चारों तरफ से घिर गया है। सिलिकॉन सिर्फ 6 बॉन्ड बना सकता है या 4, बताओ? तो आंसर है 4। यहाँ कितने आ गए? 6। तो इतने सारे बॉन्ड बन गए तो स्टेरिक क्राउडिंग आ गई इसके पास। स्टेरिक क्राउडिंग अगर आ गई है तो आप समझ सकते हो क्या हुआ कि यहाँ वाटर अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 3 था, इस 3 में से 2 मॉलिक्यूल तो किस में चले गए? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। 3 में से कितने चले गए? 2। कहाँ चले गए बताओ? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। और अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चले गए तो यहाँ क्या बचा? 1 मोल, सिर्फ 1 मोल हाइड्रोलाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे आप कि हाँ ये 1 मोल हाइड्रोलाइज्ड हुआ है, इसका मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? पार्शियल हाइड्रोलाइज्ड। क्लियर सबको? अब इसमें कोई डाउट हो तो लिखो फटाफट जल्दी से। अरे कमेंट नहीं आ रहे क्या? सो गए क्या? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी। चलो, माय चॉइस डिस्ट्रीब्यूटर ने नो डाउट, प्रगुन पांडे नो डाउट। जल्दी और कोई? फटाफट आगे बढ़े फिर अपन। नो 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 नो। चलो अब अगला सवाल। अगला सवाल मेरा यह है कि फिर ये SiCl4 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्यों जाएगा? ये नहीं जा रहा तो फिर ये क्यों जाएगा? इसको अपन ने क्यों बोला था कि सिलिसिक एसिड बनेगा? जल्दी बताओ। बोलो। भावेश गुरनानी, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि जब आप SiCl4 पर अटैक कराओगे तो SiCl6-2 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टेरिक रिपल्शन से। ये भी आपको पहली बार में बताया था, याद करो, फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ाया था कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब आपने पढ़ा था, ये याद करो, कि SiCl6-2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? सिंपल है। तो ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाले 2 मॉलिक्यूल खत्म। अगला एक बहुत अच्छा सवाल है, आप करके बताएं फटाफट। ऑर्डर ऑफ या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलो ट्राई करो इसके अंदर। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बताना है आपको। चलो जल्दी। ये 3 to 1 में मेरे को है ना समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब आपको ऐसे लिखना है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका होगा, बस वो लिख दो आप, तो मैं समझ जाऊंगा ऑर्डर।
जल्दी। स्नेहाशीष घोष, अब मेरे को बताओ रीजन। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो ऑर्डर है वो ये आएगा, ठीक है, यानी कि इधर जाने पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि SF6 नो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। हमने पढ़ा था कि SF6 जो था उसके पास 6F आएंगे। मैंने जब आपको हाइड्रोलिसिस की कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी? वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। उस कंडीशन में बताया था कि वाटर क्यों आएगा, तो मैंने कहा था कि जब उसे कोई बुलाएगा। अब बुलाएगा कौन? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। मैंने तीसरी बात बोली थी कि बाबूजी एब्सेंट होने चाहिए। बाबूजी मतलब बताया था स्टेरिक क्राउडिंग एब्सेंट होना चाहिए। अगर स्टेरिक क्राउडिंग है तो फिर वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और मैंने आपको बोला था कि पूरे जितना भी हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ SF6 आएगा, जहां पर आपको स्टेरिक क्राउडिंग लगानी है कि स्टेरिक क्राउडिंग से नहीं हो सकता। तो आपको बताया था SF6 आ गया और एक CCl4 आ गया, ठीक है। यहां पर SF6 आ रहा है तो SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, चाहे उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, चाहे उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। दोनों होने के बावजूद वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ऊपर फ्लोरीन बहुत सारे हैं, इसलिए वाटर अटैक नहीं कर पाएगा। वाटर अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो रहा। जब ये हाइड्रोलाइज्ड ही नहीं हो रहा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस में तो सबसे पीछे आएगा ना। अब जब इधर जा रहे हैं तो इधर जाने पर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ रहा है तो स्टेरिक क्राउडिंग घट रही है। स्टेरिक क्राउडिंग अगर घट रही है तो वाटर के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और अगर वाटर की टेंडेंसी बढ़ रही है अटैक करने की तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ रहा है। क्लियर सबको? अब क्या होगा, कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति यहां पर बैठ करके भाई अपना दिमाग लगाएंगे और उनको एक और डाउट आएगा, ठीक है। तो वो डाउट क्या है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, उससे पहले कि आपको वो डाउट आए। अब देखो क्या डाउट आएगा। सर पिछली बार आपने जब बताया था तो आपने बोला था कि नीचे आने पर जो है वो साइज बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी। बिल्कुल सही बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो घटेगा। तो जब यहां से यहां से यहां आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी तो घटेगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो फिर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस तो घटना चाहिए, इसका तो सबसे कम आना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही होता तब जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता, वैकेंट ऑर्बिटल होता, पॉजिटिव चार्ज होता, वैकेंट ऑर्बिटल होता, पॉजिटिव चार्ज होता, वैकेंट ऑर्बिटल होता, और इसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चूंकि साइज छोटा है तो ज्यादा होता और वाटर अटैक कर पाता। अब यहां सोच के देखो भाई कि यहां तो पानी पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, वैकेंट ऑर्बिटल भी बहुत सारा है, फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है, फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है। अगर ये फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हुआ जिसकी वजह से हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा? वो है स्टेरिक क्राउडिंग। तो जब स्टेरिक क्राउडिंग आप कम करोगे तभी तो वाटर अटैक करेगा। तो सबसे ज्यादा कम स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ होगी? इधर से इधर जाने पर, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होगा और F छोटे हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम हो जाएगी, वाटर इजीली अटैक कर पाएगा। तो जब वाटर इजीली अटैक कर पा रहा है तभी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को ज्यादा बोलेंगे। ये फैक्टर पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल वाला यहां पर इसलिए नहीं लग रहा कि डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो कौन है? स्टेरिक क्राउडिंग, जो अटैक नहीं करने दे रहा पानी को। पानी मजबूर हो रहा है, पानी कह रहा है साला तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये बाबूजी आने नहीं दे रहे, इनको हटा तो सही, भेज इनको ऑफिस। तो जब धीरे धीरे आपकी स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी तो अटैक ज्यादा होगा। नहीं आ रहा ना समझ में? अब जिस चीज को नहीं आया लिख दो। सुधांशु जी बिल्कुल ठीक है भाई, मूड में क्या खराबी है बे? F तो बहुत छोटा होता है, उसमें स्टेरिक क्राउडिंग कैसे होती है? बेटा देखो इधर, स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब अलग चीज होती है और स्टेरिक रिपल्शन अलग चीज होती है। क्राउडिंग मतलब होता है कि बहुत सारे, जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारा जो
हाथ में मान लो तुम 4 चीज़ ले सकते हो, अगर मैं 6 चीज़ आपको 4 बॉल उठा सकते हो इजीली, और 6 बॉल अगर दे दूंगा तो आप क्या करोगे, इजीली अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सल्फर है उस पर 6F जुड़े हुए हैं। 6F सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है। अब वो 6F मतलब सिर्फ 6F यानी कि F जितने छोटे साइज वाले एटम ही अपने ऊपर ले पा रहा है। इसीलिए आपको एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पर हमसे बोला जाए SCl6, SBr6 और Si6, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ये सारे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ एग्जिस्ट ही सल्फर वाले में सिर्फ SF6 कर रहा है। और वो SF6 इसलिए कर रहा है कि F छोटा था तो सल्फर ले पा रहा है उसको अपने ऊपर 6, लेकिन अब वाटर और डाल दोगे आप तो 7वां मॉलिक्यूल वाटर आ जाएगा तो मर जाएगा। वो मना कर रहा है कि ये कहां ले पाऊंगा मैं वाटर अपने ऊपर। इस तरफ देखो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि साइज बड़ा है, तो इसलिए स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। और स्टेरिक रिपल्शन अगर ज़्यादा हो रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ एग्जिस्ट कर पा रहा है। अगर आप वाटर और दोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वाटर नहीं लेना चाहता, इसलिए हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है। ये सबको समझ में आया बेटा बच्चे से? सानिया सिंह, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेट कर? अरे मैं पढ़ा तो रहा हूँ, एक ही तो मॉलिक्यूल बताया पूरे हाइड्रोलिसिस में। एक्चुअली आपको पता चले इसीलिए आपको हम पढ़ाते हैं। घर में बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, आपने सुनी सीखी तभी तो पता चली है। तो आज भी आपने सुना सीखा और पता चला। अब आपको ऐसा डाउट आ गया कि हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा सिर्फ SF6 वाला ही मॉलिक्यूल IIT JEE में आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो अगर SF6 आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप टिक कर देंगे और टिक कर देंगे तो आप I10 बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप क्या करें, इस तरह के जब भी डाउट आए ना हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या होता है, सर ने बताया है पढ़ाया है, सर वही पढ़ा रहे हैं जो JEE में आएगा। ऐसा तो है ही नहीं कि JEE वाला कोई अलग से मॉलिक्यूल उठा के नया बना के लाएगा हर साल। मॉलिक्यूल नए नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट और सवाल, उन कॉन्सेप्ट से नए सवाल बनते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, थ्योरी सेम रहती है। आप समझ पा रहे हैं? सानिया सिंह जी समझ में आया जो मैंने बोला? सानिध्य सिंह जी बोल रहे हैं इतने दुखी क्यों हैं, लग रहा है रो देंगे। अरे नहीं है दुखी भाई, पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है, रिलैक्स। कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, ओनली SF6 के केस में ही बोल सकते हैं हम। राधिका जी समझ में आया? कब पता चलेगा कि स्टेरिक क्राउडिंग कंसीडर करना है? साकेत कुमार सिंह, कब करना है? SF6 में, इसके अलावा कहीं स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगा था। SF6 में क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ 6F रख सकता है, अगर थोड़ा सा भी साइज बड़ा हो गया तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। समझ गए? चलो हाँ, अब अपन बात करते हैं CCl4 की। ठीक है, अब यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस को करने के लिए 2 मैकेनिज्म होते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या बोला जल्दी बताओ? हमारे पास हाइड्रोलिसिस के 2, जल्दी बोलो, मैकेनिज्म होते हैं। एक SN1 और एक SN2। SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन है। जैसे कि मान लो ये A B एक मॉलिक्यूल है, वो टूटा A++ B- में, ठीक है, ये 1 स्टेप। फिर इस A+ पर अपना जो है वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके वो बनाएगा ANU। ठीक है, जबकि SN2 की बात करें तो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, और 1 स्टेप रिएक्शन में इसमें बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें तो क्या बनते थे, कैटायन एंड एनायन, और इसमें क्या बनता है बताओ, ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनती है जरा देखना, जैसे ये C आ गया, X X X X प्लस ये NU आ गया। अभी NU आने के बाद ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन
बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ चलते हैं। क्लियर? यहां पर जब आपका आएगा इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर तो ये आगे जाएगी और इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो और ये इनमें से कोई एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक बन रहा है। और ये हमने हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो रहेगा और जो वीक होगा वो टूट जाएगा। क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? जो स्ट्रॉन्ग है वो रहेगा और जो वीक है वो टूट जाएगा। तो यहां पर आपका देखो, मैंने ये भी कहा था कि वाटर वाला बॉन्ड ही हमेशा रहेगा और जो दूसरा बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये आपका SN2 होता है। हमसे अगर सवाल में कुछ नहीं कहा जाए, ध्यान से सुन लेना, हमसे कहा जाए कि भैया ये हाइड्रोलाइज होगा या नहीं होगा, तो आप सीधा बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म वाला आंसर। अगर वो SN2 से हो रहा है तब तो हम बोलेंगे होगा, और अगर SN1 से भी हो रहा है तो हमें कुछ नहीं कमेंट करना। जब तक सवाल में हमें ये ना कहा जाए कि SN1 से मैकेनिज्म बताओ, तब तक आपको सारे मैकेनिज्म SN2 से बताने हैं। ठीक है? ये हमेशा होता है ड्रास्टिक कंडीशन पे। ड्रास्टिक कंडीशन या यूं कहो हाई टेम्परेचर पे। ये होता है अपना रूम टेम्परेचर पे। तो अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा जाए तो भी आपको SN2 मानना है। सवाल में अगर रूम टेम्परेचर लिख दे तब भी आपको SN2 मानना है। क्या बोले जल्दी बताओ? सवाल में अगर SN2 लिखा हो तब भी आपको क्या मानना है? SN2। सवाल में रूम टेम्परेचर लिखा है तब भी SN2, और सवाल में कुछ नहीं लिखा है तब भी SN2। यानी हिंदी में और देसी में समझो, जब तक SN1 नाम ना ले अपना दिमाग मत लगाना। SN1 नहीं लगेगा। कहीं पर भी ऐसा ना करें कि सर ये तो SN1 से हो रहा था, हमने इसलिए टिक कर दिया। नहीं, जब तक आपको ड्रास्टिक कंडीशन या जब तक आपको SN1 लिखा हुआ ना मिले तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है। अब जैसे सवाल पूछा CCl4 हाइड्रोलाइज होगा क्या, तो आपका क्या बोलना है? नहीं होगा। नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है? अब इसका रीजन क्या है कि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। ये रीजन हमने एक तो पहले लिखा था। थोड़ा सा है ना, अब आप बड़े हो गए, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जाग रहे हैं तो ठीक है, और जो सो गए हैं वो जागते रहना प्लीज, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं वो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं 2 बार बोलूंगा और आप पूरी कोशिश करना समझने की। क्लियर? हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरियां होती है। एक होती है थ्योरी जिसका नाम है VBT, ठीक है? एक होती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है? तो एक होती है आपके कौन सी बताओ? VBT। एक होती है कौन सी? MOT। क्लियर सबको? एक होती है VBT, एक होती है MOT। अभी तक हम जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं वो सारी की सारी किससे चलती है? VBT से। और VBT अपने सारे एक्सप्लेनेशन बोलती है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में। यानी कि जैसे हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा तो हम बोलते थे भैया एटम जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एटम उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसी बेसिस पे बोल रहे थे, आया ना? लेकिन MOT क्या बोलती है? मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। जब हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको एक लाइन पढ़ने में आएगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हर मॉलिक्यूल में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दोबारा से सुनना, मैंने क्या बोला? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं? खाली। यानी कि हम जो बोलते हैं कि CCl4 में वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है, वो थ्योरी VBT है, उसके हिसाब से एब्सेंट है। लेकिन अगर MOT की बात करेंगे तो MOT के हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल है और वो एंटी बॉन्डिंग है। कभी आपने सोचा कि आप SN2 मैकेनिज्म लिखते हुए इस मैकेनिज्म में आपने क्या करा? ये स्टेट बनाई
ये स्टेट कब बनी होगी? जब इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो। ये अटैक कैसे कर रहा है? इस पर तो अटैक होना ही नहीं चाहिए था। आप ऑर्गेनिक के अंदर जो पढ़ते हो SN2, उस SN2 के अंदर आपने नोटिस भी नहीं किया कभी भी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर। आप कार्बन के पास देखो तो कार्बन को देखने पर आपको पता चलेगा कि कार्बन sp3 है, और sp3 कार्बन के पास कुछ भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। फिर भी हम अटैक करवाते हैं और अटैक करा करके इस तरह की स्टेट बनाते हैं। स्टेट बनाने के बाद उसका प्रोडक्ट बन जाता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, अटैक कहाँ हो रहा है? तो ये अटैक एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है। ये अटैक कहां हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो, कहां हो रहा है अटैक? एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है। कहां हो रहा है? एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है। तो इसी तरह सब सवाल है कि इसके पास भी तो एंटी बॉन्डिंग है, इसके पास भी अगर एंटी बॉन्डिंग है तो इसके पास भी तो अटैक होगा, और अगर इसके पास भी अटैक होगा तो इसका भी तो हाइड्रोलिसिस होगा। अभी मेरी बात समझ में आई? ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल समझ में आया? ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक डाउट आपके माइंड में हम पुट कर रहे हैं। बेटा ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे जब MOT पढ़ लेंगे, इसीलिए उन्होंने p ऑर्बिटल बोला है, क्योंकि ये जो एंटी बॉन्डिंग होता है ना SN2, जब आपको एसकेएम सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर आपका ये 3 हिस्सों में टूट जाता है ऐसे ऑर्बिटल। ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है ना? आ जाएगा धीरे धीरे, पूरी जब केमिस्ट्री समझ में आएगी सानिध्य सिंह, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ये, ठीक है? अब इधर देखो, अब मेरा सवाल यहां पर ये है कि मुझे ये समझ में आ गया कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, तो VBT के हिसाब से तो अगर आंसर देंगे तो क्लियर कट क्या आ जाएगा कि VBT ये कहेगी कि CCl4 के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास, इसलिए हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। CCl4 में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास, इसलिए हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। यहां तक क्लियर सबको? लेकिन अगर MOT की बात करें तो MOT तो गलत होती, क्योंकि MOT तो है ही वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास। तो सुनो, अब वैकेंट ऑर्बिटल क्या हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं। हाई एनर्जी लेवल पर होने की वजह से वाटर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो इस पर अटैक नहीं कर पाता है। वाटर कैसा है? एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पुअर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है? क्योंकि पुअर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए उस एनर्जी गैप को पार करके फिर अटैक करना पड़ता है। दूसरा रीजन स्टेरिक क्राउडिंग, कि C पर 4 Cl है तो इसलिए उसका अटैक करने का जो टेंडेंसी है वो भी कम हो जाता है, इसलिए SN2 से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, और वाटर इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो पुअर न्यूक्लियोफाइल है प्लस स्टेरिक क्राउडिंग है, इसलिए CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। ये एक्सप्लेनेशन MOT ने दिया है। अब ऑप्शन आ गया तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। वो सिंपल ऑप्शन बनाएगा, एक CCl4 हाइड्रोलाइज होगा या नहीं। इसका ऑप्शन होगा बिकॉज एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है? ये सिंपल लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझ जाओ VBT से टिक करना है, खट से आंसर आ गया आपका सही। और अगर ऑप्शन आ जाए, क्लियर ऑप्शन लिखेगा वो स्टेरिक क्राउडिंग और वाटर इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो आप क्लियर टिक कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिक्स नहीं करेगा। ये IITN एग्जाम बनाने वाले, जो IIT का एग्जाम बनाने वाले, तो उतना दिमाग है उनमें कि वो दोनों कभी मिक्स नहीं करते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो उसके दो आंसर दिए जाते हैं। जैसे आपको भी पता होगा, किसी का आंसर AC देते हैं तो किसी का AC और ABC, तो दोनों देते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको आएगा तो IIT उसको अपने आप देख लेगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब सवाल आता है कि ये तो ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन अगर सवाल को चेंज कर दें और यहां लिख रहा है वो ड्रास्टिक कंडीशन, तो ड्रास्टिक कंडीशन में आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो अब बताओ ये कौन सा मैकेनिज्म है? नो हाइड्रोलिसिस, तो यहां लिखना पड़ता है अपने को वाया SN2, और यहां आपका लिख रहे हैं हाइड्रोलिसिस तो वाया SN1। अब ड्रास्टिक कंडीशन में कैसे हुआ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो CCl4
अपन ने पढ़ा था कि अगर SN1 मैकेनिज्म होता है तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले कैटायन और एनायन बनते हैं। तो ये आपका CCl3 प्लस Cl माइनस बनेगा। फिर इस CCl3 प्लस पे ये CCl3 प्लस है, इस पर अटैक करेगा वाटर। अब आप देखो, जब आपने इसका कैटायन बनाया तो यहां से प्लस आ गया है, अगर यहां पर प्लस आ गया है तो इसका मीनिंग क्या निकला कि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, ये अटैक भी कर सकता है और ये वैकेंट ऑर्बिटल भी है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और स्टेरिक क्राउडिंग भी हट गई। इसकी स्टेरिक क्राउडिंग हट चुकी है, स्टेरिक क्राउडिंग हट गई तो अटैक कर लेगा। ये अटैक किया, अटैक करने के बाद आप देखो यहां से हटेगा ये प्लस ये माइनस, तो क्या बना ये Cl 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 COH, यहां से क्या बाहर निकला ये H प्लस, ये H प्लस Cl माइनस से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा HCl। इस मैकेनिज्म को देख करके आपको लगा नहीं लगा कि यहां से एक H हटा है, Cl हटा है और एक OH जुड़ा है? क्या बोला जल्दी बताओ। यहां से एक Cl हटा है, एक OH जुड़ा है और इस OH में से एक H गया है, H प्लस Cl क्या बना है HCl। अब वापस देखो, इस पे अटैक होगा फिर से, अब फिर से अटैक होगा वाटर का, तो देखो क्या होगा, हमें पता चल गया कि एक HCl निकलेगा और एक OH जुड़ेगा, तो अपन ऐसे डायरेक्ट ही लिख दें Cl Cl OH OH, और आपको पता है कि अगर एक कार्बन पर 2 OH होते तो उसमें से क्या बाहर निकल जाता है वाटर, ये Cl Cl डबल बॉन्ड O, इसका नाम होता है COCl2। फॉस्जीन गैस, या एक नाम और होता है इसका कार्बोनिल क्लोराइड। एक नाम और क्या है कार्बोनिल क्लोराइड। पॉइजनस होता है ये, कैसा होता है पॉइजनस, ठीक। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपसे CCl4 प्लस वाटर, इसको एक नाम और दे सकते हैं हम सुपर हीटेड कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन बोलो या सुपर हीटेड कंडीशन बोलो, एक ही बात है। प्लीज स्नेहाशीष घोष, मैंने मना किया था ना जब मैं बोल रहा हूं तब कमेंट ना लिखें, मैं आपको टाइम दूंगा, आप कमेंट लिखना। अभी कुछ कमेंट नहीं लिखो, फिर क्या दिमाग इधर उधर चला जाता है पढ़ाते पढ़ाते ही। प्लीज रिक्वेस्ट है, कंट्रोल करो भाई, रिक्वेस्ट। अभी पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद मैं अभी टाइम दूंगा आपको आराम से। ये होल्ड अभी रख लो, इसको डिलीट मत करना आप। मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते ये बताने लगूं कि कहाँ अटैक करेगा पहले, अरे बता दूंगा ना सारा एक साथ ही, क्लास के अंदर अपन एक्सप्लेन करते हैं ना सारी चीजें। कंटिन्यू, चलो अब एक बार वापस समझेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं, यहां से चालू करा, CCl4 है, CCl3 प्लस बना, Cl माइनस बना, कहाँ अटैक करेगा भाई एंटी बॉन्डिंग में। कहाँ अटैक कर रहा है एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि हमने SN1 लिया है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक हुआ। लेकिन दिखाने के लिए हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग तो बनाएंगे नहीं। अब जब यहाँ से कोऑर्डिनेट हटाया तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा तो H प्लस बाहर आएगा और ये OH आपके पास रह जाएगा, ठीक है। अब ये OH, ये जो H प्लस निकला है Cl माइनस से रिएक्ट करके HCl बना लेगा। तो ओवरऑल मैकेनिज्म पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल मैकेनिज्म के अंदर इसमें एक Cl हटा और एक OH आया, तो इस पर भी सेम वही होगा, एक वाटर अटैक करेगा तो एक HCl बाहर निकलेगा, एक OH आएगा, 2 OH आ गए। दोनों में से आप क्या बाहर निकाल रहे हैं जल्दी बताओ, दोनों में से आप क्या बाहर निकाल रहे हैं, वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो क्या बनाइए COCl2। CaCl2 कौन सी गैस होती है, फॉस्जीन गैस। और फॉस्जीन गैस कैसी होती है पॉइजनस। फॉस्जीन गैस कैसी होती है पॉइजनस, कैसी पॉइजनस, ठीक है, क्लियर। अब इस पूरे मैकेनिज्म में आप देखो कि ये CCl4 था, वाटर था, सुपर हीटेड कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको, सवाल में ये भी लिखा आ सकता है, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन बोलो या सुपर हीटेड कंडीशन बोलो, ठीक है। ये बन गया आपका और ये HCl आ गया, क्लियर सबको। अब एक डाउट और आएगा आपको कि सर ये COCl2 के आगे भी तो हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं,
तो यहां पर COCl2 भी एक मॉलिक्यूल है स्टेबल, इसलिए इसका भी एक एंटी बॉन्डिंग होगा, और वो एंटी बॉन्डिंग में अटैक नहीं हो पा रहा वाटर का, क्योंकि ऑलरेडी आपने सुपर हीटेड कंडीशन दे दी, यानी बहुत हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। बहुत हाई टेम्परेचर अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वाटर की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। आपको थोड़ा सा पता होगा, वाटर की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तभी अटैक करेगा। आपने सुपर हीटेड कंडीशन किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए वो और अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर वाटर की जगह OH- लिखा होता, OH- यानी अल्कलाइन मीडियम, अगर वो अल्कलाइन मीडियम होता तो आपका न्यूक्लियोफाइल OH- होता, और OH- बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन वाटर। OH- बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन, जल्दी बोलो, OH- बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन, जल्दी बोलो, वाटर। तो फिर वो अटैक कर पाता, और अटैक करेगा तो CO2 बनेगी। तो जब आप ऑर्गेनिक में कहीं पर भी देखोगे तो आपको मिलेगा कि CCl4 का जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, CO2। क्लियर? यहां लेकिन अपन ने प्योर वाटर लिया है, तो प्योर वाटर लिया है तो सुपर हीटेड कंडीशन में उसका हाइड्रोलिसिस होने पर क्या बनेगा, COCl2। क्या बनेगा, COCl2। क्लियर सबको? अब जिसको डाउट है वो लिखो फटाफट जल्दी से। नमिता जी ने कहा है क्लियर है सर, सब समझ में आ गया, जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखो, डाउट हो तो फटाफट। स्नेहाशीष आपका डाउट क्लियर हो गया, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा। भावेश गुरनानी कह रहा है वाई CCl4 ब्रेक, क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर पर इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, हम SN1 से जब कराते हैं तो कंडीशन ऐसी डालते हैं ताकि अटैक हो जाए। जल्दी, सौमित्र राज क्लियर है, वेरी गुड। उज्जवल जैन क्लियर है। सर 2HCl कहाँ से आया, कौन है यार ये 2HCl कहाँ से आया? ये एक Cl, एक वाटर का अटैक हुआ था, एक HCl और एक HCl, ये रहा, ये H+ और Cl-। 4 Cl थे, उसमें से 2 हटे तो 2 HCl ही बने होंगे ना। अभी बताया मैंने आपको, माय चॉइस डिस्ट्रीब्यूटर, एक तो असली नाम लिख दो ना भैया, तुम्हारा असली नाम में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? COCl2 बनने के बाद आगे हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ, ये तो मैंने अभी क्लियर बताया ना, क्योंकि वाटर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है और वो अटैक नहीं कर पा रहा। क्लियर? अगर इसकी जगह अपन कौन सा लेते, OH-, तो OH- क्या करता, अटैक कर देता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यस, श्रीनाथ ने देखो स्प्राइट है, क्लियर है। बॉन्ड ब्रेक देन वाई अटैक ऑन एंटी बॉन्डिंग, बिकॉज हम मैकेनिज्म ही एंटी बॉन्डिंग से पढ़ रहे हैं ना। CCl4 को हमने एक मॉलिक्यूल माना है और मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में अटैक करवाया है, ना कि एटम के, इसलिए हमें बोलते समय एंटी बॉन्डिंग ही बोलना है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। CCl4 मॉलिक्यूल का एंटी बॉन्डिंग। ड्रास्टिक मीन, ड्रास्टिक मीन्स हाई टेम्परेचर होता है। ईश्वर, नो डाउट सर। चलो आगे बढ़े फिर। ईश्वर नहीं कह दिया भाई अब तो, हर्ष पुनिया। SN1 में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर अटैक क्यों होगा डायरेक्ट? अरे यार अभी तो समझाया मैंने कि हम मैकेनिज्म ही मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं, यहाँ पर SN1 मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म बता रहा है रादर देन एटम का। मॉलिक्यूल का बता रहा है, इसलिए वो तो अपनी थ्योरी में MOT ले रहा है। MOT ले रहा है तो अटैक कैसे बताना पड़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग से। समझ रहे हो मेरी बात पुनिया? अगर आप प्योर पी ऑर्बिटल से बोलते, सॉरी VBT से बोलते तो प्योर पी आ जाता, तो वो तो ऑप्शंस के अंदर आएगा। यहां पर मैंने ये नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करके लगाया था। ये जो कोऑर्डिनेट था ना, इसको हटाया, इसको हटा के अपन ने यहाँ प्लस और या माइनस लगता है। ये आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो उसको हटा करके अगर मैं सिंगल बॉन्ड लिखूँ तो मुझे प्लस माइनस लगा सकता हूँ मैं प्रेजेंटेशन में। तो वो आपका डाउट भी हो गया जो आप कह रहे थे इंटरमीडिएट में, आई थिंक पॉजिटिव कार्बन पर नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक खास बात है, ये जो CCl4 है इसका एक और यूज होता है, ठीक है क्या? जल्दी से देखना, इसका एक यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह।
फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाला। अब ये आग कैसे बुझाई जाती है वो समझते हैं हम, कि जब हम फायर वो लेते हैं आपका फायर एक्सटिंग्विशर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे फायर लगी होती है तो उसको हम प्रेस करते हैं तो उससे CCl4 बाहर निकलता है, और वो CCl4 उस फायर के चारों तरफ एक क्लाउड बना लेता है। और अगर वो फायर के चारों तरफ क्लाउड बना लेगा तो उस कंडीशन में फायर का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से छूट जाएगा, और अगर फायर का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से छूट गया तो फायर बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको। इस तरह से CCl4 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह बिहेव करता है, यूज करते हैं हम उसका। यहां तक समझ में आया सबको? अब एक सवाल है, सवाल ये है कि हम इसका यूज हाई टेम्परेचर वाली फायर पे क्यों नहीं करते? क्योंकि दिमाग लगाओ, जैसे मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और हमें ये पता है कि साला CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर की तरह बिहेव करता है, तो उस बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर लगा दो, आग बुझने का खतरा जो है, आग लगने का खतरा है जो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आग बुझा सकते हो आप तुरंत। ये फायर ब्रिगेड को बुला के बुझाते हैं, पानी लाओ, तब तक बिल्डिंग जलती रहती है, जबकि इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बनाई है साला, तो CCl4 भी लगा लो, खूब सारा प्लांट ही डाल लो साला, एक टेंशन ही खत्म है, आग ही नहीं लगेगी, बुझ जाएगी आग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता है क्यों? क्योंकि जब CCl4 अगर आपने ज़्यादा लिया, जैसे बहुत बड़ी आग लगी, सपोज बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लगी तो बहुत सारी आग होगी, और बिल्डिंग में आग होगी तो बहुत सारी आग होगी। बिल्डिंग में अगर आग होगी तो बहुत सारी आग होगी, बहुत सारी आग होगी तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा, सोचो, टेम्परेचर अगर बहुत हाई होगा और आपने CCl4 को भेजा, तो CCl4 जाएगा, वहां आपका मॉइस्चर होगा, क्योंकि पानी एटमॉस्फेयर में पानी तो होता ही है, वो पानी क्या करेगा, उस CCl4 को हाई टेम्परेचर उस आग से मिला है हाइड्रोलाइज कर देगा, और अगर CCl4 हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज हो गया तो वो COCl2 बना लेगा। COCl2 पॉइजनस गैस होती है, COCl2 जहरीली गैस होती है, तो CCl4 हाइड्रोलाइज्ड होकर के COCl2 यानी पॉइजनस गैस बना लेगा, और वो पॉइजनस गैस जो होगी, जहरीली गैस जो होगी, उसको जहरीली गैस के आने से आदमी जो भी थे वहां पे वो मर जाएंगे, जहरीली गैस के आने से वो क्या हो जाएंगे, लुढ़क जाएंगे। तो यानी आग से तो वो बचा सकते थे आप, लेकिन आपने CCl4 छिड़क करके उसके अंदर एक और गैस भेज दी जो कि पॉइजनस थी, और पॉइजनस गैस होने से वो मर गए। समझ गए? तो आप बहुत बड़ा रीजन हो गए उनके मरने का, आग नहीं हुई। इसलिए हम कभी भी हाई टेम्परेचर पे CCl4 को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करते। CCl4 एक गुड फायर एक्सटिंग्विशर है, बट इट इज नॉट यूज्ड एज एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर हम इसको यूज नहीं करते, बिकॉज बोलो इट फॉर्म्स पॉइजनस गैस COCl2। समझ में आया? सबको समझ में आया? तो आगे बढ़े। वेरी गुड। तो ये आपका CCl4 वाला भी खत्म। अगला NCl3, सॉरी NF3। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो देखो रूम टेम्परेचर पे बताओ होगा नहीं होगा? बोलो, NF3 का रूम टेम्परेचर पे होगा कि नहीं होगा? उसको वाटर कहाँ से मिलेगा स्नेहाशीष गौर? एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से पानी ले लेता है वो हाई टेम्परेचर पे, इसलिए वो हाइड्रोलाइज्ड होगा। अभी जस्ट राइट नाउ मैंने बोला था। हाँ, अब ये बताओ चलो, NF3 का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? नो हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है यहाँ तो। लेकिन अगर मैं NF3 लेता हूं और ये लेता हूं और ड्रास्टिक कंडीशन लेता हूं तो हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये कौन सा मैकेनिज्म से लिखा आपने? वाया SN1, और यहां क्या लिखना पड़ेगा? वाया SN2। क्लियर? अब क्या हुआ होगा बताओ फटाफट। वही NF3, सबसे पहले आपका ड्रास्टिक कंडीशन, टूट जाएगा ये, फिर इस पर अटैक होगा,
यहाँ से फिर से वही प्लस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस बाहर आएगा, ये बनेगा F2NOH। ये H प्लस इस F माइनस से रिएक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा HF। अब फिर से देखो अटैक होगा, ये मिटा दूं, अब F2NOH पर फिर अटैक होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर H2 अटैक कर रहा है तो एक HF निकल रहा है, तो यहाँ पर एक F रह जाएगा, N रह जाएगा, 2 H आएंगे, यहाँ से फिर पानी निकल जाएगा और ये बन जाएगा FNOH। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एक HF बाहर आएगा और ये बन जाएगा यहाँ OHN, यहाँ पानी निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ रह जाएगा N डबल बॉन्ड। ये नाइट्रस एसिड है। कौन सा एसिड है? नाइट्रस एसिड। और मैंने आपको बताया था कि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है और वो टूट जाता है किसमें? N2O3 प्लस HF में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको इसलिए ये दिखाई दिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट उसका पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो उसका पेरेंट ऑक्सी एसिड होता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा है ये NF3 जिसके अंदर लास्ट प्रोडक्ट बना है N2O3। आपसे सवाल पूछेगा कि N2O3 क्यों? तो रीजन बोलोगे कि बना तो नाइट्रस एसिड ही था, बना तो नाइट्रस एसिड ही था, बना तो नाइट्रस एसिड ही था, लेकिन वो अनस्टेबल था इसलिए वो टूट गया N2O3 में, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट N2O3 नजर आया है। इसको देख लो फटाफट एक बार। सुपर हीटेड कंडीशन क्या होती है? जो स्टीम का टेम्परेचर होता है भाई, हाई टेम्परेचर, ठीक है। चलिए ये आपका हाइड्रोलिसिस खत्म एक तरह से। अब आपको एक DPP अपलोड करेंगे हम हाइड्रोलिसिस के नाम से, ठीक है। आप वो घर जा करके सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास पहले से है तो वो सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस का जो DPP है वो डिस्कस होगा। समझ गए बात को? क्या है होमवर्क? दोबारा सुन लो। होमवर्क है DPP डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें आप हाइड्रोलिसिस करके लाएंगे, ठीक है। और शीट सबके पास है तो वो शीट जो है उसमें से भी हाइड्रोलिसिस के सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले होमवर्क में सिर्फ एक चीज डिस्कस होगी, DPP, जो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। आप वो DPP अपलोडेड वाली डाउनलोड करके सॉल्व करके आप लेकर आएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, इसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड 6 लेक्चर 7 लेक्चर का होता है, बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए।